आप देख रहे हैं मिस्क ओरिजिनल। मिस्क ओरिजिनल आपके लिए पेश करता है गुमनाम हीरोज़ की कहानियाँ। ये कहानियाँ मुकम्मल तौर पर तख़ल्लियाती हैं, मगर उनकी बुनियाद उन हकीकतों पर रखी गई है जो अक्सर फ़ाइलों में दफन रहती हैं या कभी ज़बान पर नहीं आती। मैं हूं मारिया, एक पाकिस्तानी जासूस। पिछली वीडियो में आपने मेरा एक अहम मिशन सुना था, ऑपरेशन दुबई साइलेंट कॉरिडोर। वो मिशन जिसमें मैंने दुबई की एक बज़ाहिर आम सी मीडिया कंपनी एक्सियम रीच मीडिया FZ LLC में मुलाजमत हासिल की। दुनिया के लिए वो एक डिजिटल मीडिया हाउस था, लेकिन हकीकत में वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक खामोश जंग का कंट्रोल रूम था। इसी कंपनी का मालिक था वाहिद वली, एक इंतहाई मतलूब दहशतगर्द। वो दुबई में बैठा हुआ नज़र आता था, लेकिन उसके असल तार अफ़गान पाकिस्तान बॉर्डर के करीब ज़मीन के नीचे दफन थे। वहाँ से वो ऑनलाइन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नैरेटिव तैयार कर रहा था, नफ़रत फैला रहा था, नौजवानों के जहनों में जहर घोल रहा था और दुश्मन के लिए एक ऐसा माहौल तश्कील दे रहा था जिसमें गोली चलाए बग़ैर जंग जीती जा सके। मेरा काम सिर्फ इस कंपनी में नौकरी करना नहीं था, मेरा असल काम था खामोशी से देखना, सुनना, समझना और उन तमाम रवाबित को जोड़ना जो वाहिद वली को इस पूरे नेटवर्क से जोड़ते थे। मैंने उसे ट्रेस किया, मैंने तफसीली रिपोर्ट्स तैयार की, मैंने वो सबूत इकट्ठे किए जो आम आँख कभी नहीं देख सकती, और फिर इदारे ने फैसला किया। पिछली वीडियो में आपने सुना कि वाहिद वली को कैसे न्यूट्रलाइज किया गया, कैसे एक नाम, एक चेहरा, एक आवाज़ हमेशा के लिए खामोश कर दी गई। लेकिन वो सिर्फ अंजाम था, असल कहानी उससे पहले शुरू हो चुकी थी। आज की वीडियो में मैं आपको वो सब सुनाऊंगी जो इस अंजाम तक पहुंचने से पहले हुआ। आज मैं इस पूरे ऑपरेशन की तफसील बयान करूंगी कि कैसे इदारे ने मेरी रिपोर्ट्स की बुनियाद पर ज़मीनी सतह पर एक हकीकी फैसला कुन कार्रवाई की, कैसे एक ऐसा दहशतगर्द जो स्क्रीन के पीछे बैठकर जंग लड़ रहा था आखिरकार खुद इसी जंग का हिस्सा बना। ये कहानी किसी एक शख्स की नहीं, ये मिशन उन नौजवानों के नाम है जो अपनी जानें हथेली पर रखकर सरहदों की हिफाजत करते हैं। उन नौजवानों के नाम जिनके चेहरे आपने कभी नहीं देखे, जिनके नाम खबरों में नहीं आते, मगर जिनकी वजह से ये मुल्क खामोशी से सांस लेता है। आपने लफ्ज़ ऑपरेशन खबरों में ज़रूर सुना होगा, ब्रेकिंग न्यूज़ में, सुर्ख पट्टियों में, चंद सेकंड के बुलेट्स में, लेकिन आपने कभी वो ऑपरेशन नहीं देखे जो दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ खामोशी में किए जाते हैं, जहाँ ना कैमरा होता है, ना नारा, ना कोई दाद। आज आप वही सुनेंगे। और जो लोग इस चैनल पर नए हैं उनसे एक गुजारिश है, इस वीडियो को देखने से पहले मेरी पिछली वीडियो ऑपरेशन दुबई साइलेंट कॉरिडोर ज़रूर देखें, क्योंकि ये मिशन वहीं से शुरू हुआ था और आज आप सुनेंगे कि ये कैसे अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचा। आज की कहानी किसी ताल्लुक़ की नहीं, आज की कहानी जासूसी की नहीं, आज की कहानी ऑपरेशन की है। अब आइए उस ऑपरेशन की तरफ बढ़ते हैं। ऑपरेशन दुबई साइलेंट कॉरिडोर के पार्ट 2 बजौर शैडो किल चेन की जानिब। जो इदारे के उन नौजवानों ने सरंजाम दिया जिनके हौसले खबरों में नहीं आते, मगर जिनके एक्शन मुल्क की खामोश हिफाजत करते हैं। यहाँ आप देखेंगे न सिर्फ कार्रवाई, बल्कि वो जोश, वो ज़ब्त और वो कुर्बानियाँ जो कैमरे कभी नहीं दिखाते। मैंने बरसों में ये सीखा है कि जंगें हमेशा गोली से नहीं जीती जाती। कुछ जंगें ऐसी होती हैं जिनमें दुश्मन स्क्रीन के पीछे बैठकर मुल्क पर वार करता है,
और उसे शिकस्त देने के लिए हमें भी खामोशी के अंदर रहकर काम करना पड़ता है। पिछले मिशन में मैंने जो कुछ देखा, सुना और समझा, वो सिर्फ एक कंपनी की अंदरूनी कहानी नहीं थी, वो एक पूरी नैरेटिव वॉर की फैक्ट्री थी, और इस फैक्ट्री का मालिक था वाहिद वली। जब मैंने इदारे को अपनी रिपोर्ट्स भेजी तो वो रिपोर्ट्स सिर्फ अल्फाज नहीं थी, मेरे हर नोट के पीछे डिजिटल शवाहिद थे, सिस्टम लॉग्स की झलकियाँ थीं, एक जैसे पैटर्न, एक जैसे औकात, एक जैसे राब्ते, और वो छोटे छोटे सिग्नल्स जिन्हें आम लोग मामूली समझकर छोड़ देते हैं। मैंने इदारे को बताया था कि वाहिद वली के नेटवर्क में एक ख़ास चीज़ मुसलसल दोहराई जा रही है। वो अपनी मौजूदगी को हर बार डिजिटल शोर में छुपाता है, मगर जब भी काम होता है कुछ मखसूस लाइनें एक ही रास्ते से गुजरती हैं। यही रास्ता इसके लिए ताकत भी था और कमज़ोरी भी। इदारा हरकत में आया तो ये हरकत किसी जज्बाती रद्द-ए-अमल की तरह नहीं थी, ये एक मुनज़्ज़म, सख्त और ठंडी किल चेन थी, जिसमें हर कदम अगले कदम के लिए रास्ता बनाता है। सबसे पहले मेरे डेटा को सिस्टम्स में दोबारा रखा गया, फिर मुख्तलिफ ज़राए से क्रॉस चेक हुआ। एक तरफ डिजिटल टीम ने राब्तों और लोकेशन सिग्नल्स की बारीकियां निकाली, दूसरी तरफ इंटेलिजेंस साइट पर ऐसे छोटे इशारे जोड़कर देखे गए जो बाहर से बेमानी लगते हैं मगर अंदर से पूरा नक्शा बना देते हैं। इसके बाद वो लम्हा आया जब एक नक्शा तकरीबन नहीं काबिले अमल बन जाता है। मुझे बाद में पता चला कि इदारे ने वाहिद वली की डिजिटल और इंटेलिजेंस मालूमात को मिलाकर उसकी मुमकिना लोकेशन की ट्रेसिंग मुकम्मल की। ये सिर्फ एक पेन नहीं था जो नक्शे पर लगा दिया जाए, ये एक प्रोबेबिलिटी जोन था, ऐसा दायरा जिसके अंदर अंदर इसकी मौजूदगी का इम्कान मजबूत था और जिससे बाहर निकलने के रास्ते भी निशान ज़द थे। इसीलिए वक्त ज़ाया करने की गुंजाइश नहीं थी। अगर देर हो जाती वाहिद वली निकल जाता और फिर ये पूरा सिलसिला दोबारा शुरू करना पड़ता। इसी बुनियाद पर इदारे ने कैप्टन नौमान को नॉमिनेट किया। कैप्टन नौमान का नाम मैंने पहले भी सुना था, मगर उन फाइलों में नहीं जिनमें बड़े बड़े तारीफ़ी जुमले लिखे होते हैं। नौमान वो अफसर था जिसके काम की तारीफ अगर होती भी है तो सिर्फ एक सतर में, ऑब्जेक्टिव अचीव्ड, टीम रिकवर्ड, यही उसकी पहचान थी। उसे ब्रीफिंग के लिए बुलाया गया तो उसे एक स्क्रीन के सामने खड़ा किया गया। स्क्रीन पर एक घर की साख्त थी, इर्द गिर्द की गलियां, बाहर निकलने के मुमकिना रास्ते, करीबी ऊंच नीच और वो जगहें जहां से कोई भी मुसल्ला शख्स फायर या भागने की कोशिश कर सकता था। इस ब्रीफिंग में जज्बाती बातें नहीं होती, यहाँ ज़बान कम और नक्शा ज़्यादा बोलता है। नौमान को बताया गया कि टारगेट का नाम वाहिद वली है, नेटवर्क के अंदर उसका रोल क्या है, उसके करीबी सहूलतकार कौन हैं और उसके पास कौन सी सिक्योरिटी होती है। उसे ये भी बताया गया कि घर के बाहर आम तौर पर पहरा मौजूद रहता है और ये कि टारगेट के लोग मकामी हो सकते हैं मगर उनके पास हथियार और मालूमात काफ़ी होती हैं। एक अहम बात ये भी सामने आई कि वाहिद वली ट्रैप्स का शौकीन है। वो सिर्फ हिफाजत नहीं करता, वो पीछा करने वाले के अंदर खौफ भी उतारता है, यानी घर के अंदर का हर कदम खतरा हो सकता है। फिर टीम की तैयारी शुरू हुई। नौमान के साथ 12 साथी मुंतखब किए गए। यहाँ तादाद इत्तेफाक नहीं होती, 12 में ऐसी तकसीम मुमकिन होती है जिसमें बैरूनी घेराव भी मजबूत रहे, दाखिली टीम भी महफूज रहे और एक रिजर्व स्लेकोर अंसर भी मौजूद रहे जो किसी भी इमरजेंसी में फौरी फैसला कर सके। नौमान ने अपने सीनियर्स की इजाज़त से टीम को रूल्स में तकसीम किया। एक आउटर कॉर्डन जो गिरदोनवा बंद करेगा, एक एंट्री एलिमेंट जो अंदर जाएगा और एक ओवर वॉच जो दूर से गली और निकासी के रातों पर नज़र रखेगा। ये सब कुछ इतना खामोश और अमली होता है कि अगर किसी बाहर वाले ने देखा भी हो तो उसे बस चंद लोग चलते हुए नजर आएंगे, मगर अंदर अंदर पूरी जंगी मशीन हरकत में आ चुकी होती है।
ऑपरेशन से पहले हर चीज़ चेक हुई, हथियार, मैगजीन, कम्युनिकेशन सेट्स, मेडिकल किट्स और वो छोटी छोटी चीज़ें जिनका जिक्र आम लोग नहीं करते, मगर ऑपरेशन में यही चीज़ें जान बचाती हैं। नोमान ने हर जवान को चेहरे से देखा, मगर ज़बान से कम बात की, क्योंकि जब टीम तैयार हो रही हो तो गैर ज़रूरी जुमले टीम की तवज्जो तोड़ देते हैं। यहाँ हर शख्स अपनी जिम्मेदारी के अंदर बंद होता है, कोई फालतू जोश नहीं, कोई फालतू गुफ्तगू नहीं, बस एक खामोश यकीन कि आज वापस भी आना है और मिशन भी मुकम्मल करना है। एक आखिरी ब्रीफिंग भी हुई जिसमें वाज़ेह किया गया कि वक्त कम है, इसलिए मूवमेंट तेज़ होगी, मगर लापरवाह नहीं। उसूल सीधा था, पहले इलाके को बंद करो, फिर घर को आइसोलेट करो, फिर अंदर दाखिल होकर टारगेट की कंफर्मेशन करो, और अगर टारगेट कंफर्म हो जाए तो न्यूट्रलाइजेशन की इजाज़त मौजूद है। ये भी कहा गया कि शहरी आबादी के करीब गैर ज़रूरी फायरिंग से बचना है और टीम के अंदर हर फैसला चेन ऑफ कमांड के मुताबिक होगा। इंटेलिजेंस की दुनिया में सबसे बड़ी गलती जज्बात में आकर एसओपी तोड़ना है, और नौमान एसओपी तोड़ने वाला अफसर नहीं था। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। जब टीम घर के करीब पहुंची तो सबसे पहले खामोश घेराव कायम हुआ। आउटर कॉर्डन ने रास्ते बंद किए, मुमकिना निकासी पॉइंट्स पर पोजीशन संभाली और ओवरवॉच ने दूर से हरकत पर नज़र रखी। घर के बाहर वाहिद वली के लोग मौजूद थे, ऐसे लोग जो देखने में आम लगते हैं मगर उनके कंधों पर हथियार का वजन होता है और आंखों में शक। नौमान ने उन्हें एक साथ छेड़ने के बजाय एक एक करके आइसोलेट करने का फैसला किया, क्योंकि एक ही वक्त में शोर हो जाता तो अंदर वाले खबरदार हो जाते। चुनांचे एक पहरा खामोशी से हटाया गया, ऐसा कि बाकी पहरेदारों को फौरी अंदाज़ा ना हो। ये वो मरहला था जहां टीम की तरबियत और ज़ब्त सामने आता है। यहाँ चीख नहीं होती, यहाँ सिर्फ अमल होता है। जब बाहर का हल्का मजबूत हो गया तो नौमान ने एंट्री एलिमेंट को इशारा दिया। 4 जवान आगे बढ़े। दरवाजे के सामने चंद सेकंड के लिए खामोशी हुई, जैसे फ़ज़ा भी सांस रोककर खड़ी हो गई हो। फिर दरवाज़ा तोड़ा गया। ये अमल आसान नहीं होता, तभी दरवाज़ा कमज़ोर होता है, कभी मजबूत, कभी अंदर से बंद होता है, कभी बाहर से। लेकिन जो भी हो, दरवाज़ा टूटता है, क्योंकि वक्त कम होता है और टारगेट निकल सकता है। चारों अंदर गए तो पहले चंद कदमों में ही उन्हें अजीब सी तरतीब महसूस हुई। घर में किसी आम घर जैसी हरकत नहीं थी, आवाज़ें कम थीं, अंदर की खामोशी गैर मामूली थी। फिर वो कमरा आया जहां भेड़ें बधी हुई थीं। ये चीज़ खुद में एक सवाल थी, इतने हसास नेटवर्क वाले घर में ये मंजर क्यों? ये या तो किसी पर्दे की तरह था या किसी के जहन को धोखा देने का इंतज़ाम। इस लम्हे एक जवान की नज़र ज़मीन पर गई और उसने एक बारीक सी तार देखी, इतनी बारीक कि अगर उसकी तरबियत, उसकी आँख और उसकी हाजिर दिमागी ना होती तो शायद वो उसे कचरा समझकर नज़रअंदाज कर देता। वो एक लम्हा था जिसमें ज़िंदगी और मौत के दरमियान सिर्फ एक सांस का फासला था। उस जवान ने चीख कर कहा, बाहर, अंदर बम नस्ब है। ये चीख खौफ की नहीं थी, ये तरबियत की ज़बान थी, ऐसी ज़बान जो जान बचाने के लिए इस्तेमाल होती है। चारों एक साथ पलटे, उनके पाँव एक दूसरे से टकराए बगैर लड़खड़ाए बाहर की तरफ निकले, और जैसे ही वो हद से बाहर आए धमाका हुआ, जोरदार झटका, गर्द का तूफान, और घर का ढांचा जैसे अंदर से फटकर बाहर आ गया हो। चारों जवान धमाके के असर से बाहर की तरफ गिरे। जिस्म पर मलबा, सांस में गिर्द, तानों में आर्जी सन्नाटा। चंद सेकंड ऐसे होते हैं जिनमें आदमी अपने दिल की धड़कन अपने गले में सुन लेता है। नौमान ने फौरी तौर पर उनकी तरफ दौड़ कर देखा। पहला सवाल वही था जो एक कमांडर हमेशा करता है, तुम ठीक हो? ये सवाल सिर्फ हमदर्दी नहीं होता, ये ऑपरेशन की तसलसल की चाबी होता है।
चारों मामूली जख्मी थे मगर जिंदा थे और यही इस मरहले की सबसे बड़ी कामयाबी थी। ट्रैप ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की मगर टीम बच गई। मगर उसके फौरन बाद वो हकीकत सामने आई जिसने पूरे मिशन का रुख बदल दिया। वाहिद वली वहाँ मौजूद नहीं था। वो पहले ही निकल चुका था और उसका रुख अफ़गान बॉर्डर की तरफ था। यहाँ बहुत से कमांडर जज्बात में आ जाते हैं, चीखते हैं, टीम को इधर उधर दौड़ाते हैं, मगर नौमान ने ऐसा नहीं किया। उसने मलबे के दरमियान चंद सेकंड में तस्वीर पूरी की। बाहर का हल्का, अंदर का ट्रैप, टारगेट की अदम मौजूदगी और निकलने का रास्ता। उसे अंदाज़ा हो गया कि टारगेट का मकसद यही था, टीम को अंदर फंसाकर वक्त ज़ाया करो, फिर खुद निकल जाओ। नौमान ने इसी लम्हे फैसला किया कि अब ये सिर्फ घर की कार्रवाई नहीं रही, ये पीछा बन गया है। उसने वक़ार को बुलाया। वक़ार उन नौजवानों में से था जिसकी आंख तेज़ और दिमाग हाजिर था। नौमान ने उसे कमांड का तसलसल दिया और कहा कि तुम मेरे बाद ऑर्डर दोगे और तुम लोग मेरे पीछे नहीं आओगे, मैं आता हूँ एक ज़रूरी काम करके। ये जुमला नौमान ने ऐसे कहा जैसे वो किसी मामूली जिम्मेदारी की बात कर रहा हो, मगर मैं जानती हूँ ये वो लम्हा होता है जब एक कमांडर अपने दिल में सब कुछ समझ चुका होता है। वो जानता था कि आगे ख़तरा ज़्यादा है और वो नहीं चाहता था कि उसके नौजवान जज्बात में आकर उसके पीछे जाकर एक बड़े ख़तरे में फंस जाएं। नौमान अकेला ही वाहिद वली के पीछे अफ़गान बॉर्डर की तरफ निकल गया। ये वो जगह थी जहाँ ज़मीन की खामोशी बदल जाती है। हवा में एक अजीब सा खिंचाव होता है, सामने रास्ता कम, ख़तरा ज़्यादा, और दुश्मन की उम्मीद ये होती है कि वो बॉर्डर के करीब पहुंचकर बच जाएगा। नौमान ने फासले से देखा और फिर चल पड़ा, जैसे शिकारी अपने शिकार के कदमों के निशान पड़ता है। और कुछ ही देर में दूर उसे एक साया सा दिखाई दिया, एक आदमी जो तेज़ी से निकल रहा था, जैसे उसे मालूम हो कि पीछे कौन है। वो वाहिद वली था और इस कहानी का असल खेल अब शुरू होने वाला था। मैं जानती हूँ कि इस मरहले पर पहुँचने के बाद हर कदम सिर्फ जिस्मानी हरकत नहीं रहता, वो एक फ़ैसला बन जाता है। नौमान ने उस साए को देखते ही अपनी रफ्तार कम कर दी। उसका तजुर्बा उसे बता रहा था कि अब जल्दी नहीं करनी। वाहिद वली घबराहट में था, मगर वो अंधा नहीं भाग रहा था। वो जानता था कि ये इलाका उसके लिए आखिरी हिफाजती दायरा है। ज़मीन की साख्त बदल चुकी थी। यहाँ दलियाँ नहीं थी, सीधी सड़कें नहीं थी, बल्कि टूटा फूटा रास्ता, छोटे नशेबो फराज, और वो जगहें थीं जहाँ एक गलत कदम पूरे मिशन को ख़तरे में डाल सकता था। नौमान ने फासला बरकरार रखा, ना इतना करीब कि आवाज़ पहुँचे, ना इतना दूर कि नज़र टूट जाए। ये वो महारत थी जो किताबों में नहीं सिखाई जाती, ये मैदान में सीखी जाती है। उसकी नज़र वाहिद वली की कमर, उसके कदमों की रफ्तार और उसके बार बार पीछे देखने के अंदाज पर थी। वाहिद वली जानता था कि पीछे कोई है, मगर वो ये नहीं जानता था कि कितना करीब, और यही बेयकीनी उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी थी। कुछ फासले पर नौमान ने पोजीशन बदली। उसने एक कदरे ऊंची जगह का इंतखाब किया ताकि सामने का रास्ता साफ दिखाई दे। फिर उसने अपनी मौजूदगी जाहिर करने का फ़ैसला किया। ये फ़ैसला भी हिसाब के साथ था। अगर वो खामोशी से फायर करता तो वाहिद वली गिर सकता था, मगर बॉर्डर के करीब उससे बड़ा रद्द-ए-अमल आ सकता था। नौमान चाहता था कि वाहिद वली रुके, समझे और घबराहट में गलती करे। नौमान ने बुलंद आवाज में ललकारा, रुक जाओ वाहिद वली। ये आवाज़ मैदान में गूंजी। वाहिद वली पलटा। एक लम्हे के लिए उसकी आंखों में खौफ वाज़े था, मगर वो रुका नहीं। उसने अपनी रफ्तार बढ़ा दी और बॉर्डर की सिमत भागने लगा। इस लम्हे नौमान को यकीन हो गया कि वाहिद वली के जहन में एक ही मंसूबा है, सरहद पार करना, चाहे किसी कीमत पर। नौमान ने निशाना लिया।
उसने सीना या सर का इंतखाब नहीं किया, उसने जानबूझकर टांग को निशाना बनाया। ये एक टैक्टिकल स्टॉप था। गोली लगी और वाहिद वली चीख के साथ लड़खड़ा गया। वो ज़मीन पर गिरा, फिर किसी तरह खुद को संभाल कर दोबारा उठा और लंगड़ाता हुआ आगे बढ़ने लगा। उसका भागना अब एक कोशिश बन चुका था, एतमाद नहीं रहा था। इसी दौरान नोमान ने सामने एक नई हरकत महसूस की। बॉर्डर के उस पार कुछ फासले पर चंद लोग आगे बढ़ रहे थे। उनका अंदाज आम नहीं था। वो सीधे आ रहे थे, जैसे उन्हें पहले से मालूम हो कि किसको लेने आना है। ये वो लम्हा था जहां सूरत हाल एक फर्द के पीछे से निकलकर रीजनल टेंशन में बदल सकती थी। वाहिद वली ने पीछे मुड़कर नौमान को देखा और हाँफते हुए कहा, अब तुम नहीं बच सकते, वो लोग मुझे लेने आ रहे हैं। ये धमकी नहीं थी, ये यकीन था। वाहिद वली को लग रहा था कि उसने आखिरकार अपनी पनाह पा ली है। नौमान ने उसकी तरफ देखा। उसके लहजे में कोई जल्दी नहीं थी, कोई घबराहट नहीं थी। मुझे उन लोगों का कोई डर नहीं, मैं यहाँ तुमसे हिसाब लेने आया हूँ। वाहिद वली हंसा, एक खोखली हंसी। तुम अकेले हो कैप्टन, तुम बॉर्डर पार नहीं कर सकोगे, वापस चले जाओ। ये वो लम्हा था जब नौमान ने पीछे मुड़कर देखा, और यही वो लम्हा था जिसने पूरा मंजर बदल दिया। वकार और उसके साथी खामोशी से पहुंच चुके थे। वो दौड़ते हुए नहीं आए थे, वो पोजीशन लेते हुए आए थे। एक लंबी मुनज़्ज़म कतार, फासला बरकरार रखते हुए, हर एक अपनी जगह, हर एक हथियार संभाले हुए। ना कोई नारा, ना कोई आवाज़, सिर्फ मौजूदगी। बॉर्डर के उस पार से आने वाले लोग रुक गए। उन्होंने ये मंजर देखा और फौरन समझ गए कि अब ये सिर्फ एक आदमी का पीछा नहीं रहा, ये एक कंट्रोल्ड मिलिट्री पेस्चर था। वो आहिस्ता आहिस्ता रुकने लगे, फिर पीछे हटने लगे। कोई फायर नहीं हुआ, कोई चीख नहीं लगी, मगर फैसला हो चुका था। वाहिद वली ने घबरा कर बार बार इधर उधर देखा। उसके चेहरे पर अब वो हुरूर नहीं था जो कुछ लम्हे पहले था। अब वो समझ चुका था कि उसके तमाम रास्ते बंद हो चुके हैं। नौमान ने चंद कदम आगे बढ़कर कहा, बताओ, हमारे शहरियों, हमारे जवानों को शहीद करने के लिए बम तुमने किस हाथ से अपने सहूलतकारों को दिए थे? वाहिद वली खामोश रहा। उसकी ज़बान बंद हो चुकी थी। नौमान ने बग़ैर किसी ताख़ीर के उसी हाथ पर फायर किया। गोली लगी और वाहिद वली चीख कर घुटने के बल गिर गया। ये फायर महज जिस्मानी सज़ा नहीं था, ये एक अलामत थी, एक पैगाम कि जुर्म सिर्फ मारने से नहीं, हाथ से भी होता है और हाथ का हिसाब लिया जाता है। अब वाहिद वली रो रहा था। वो माफ़ी मांग रहा था, ज़िंदगी की भीख मांग रहा था। वो कह रहा था कि वो सब मजबूरन करता रहा, कि उसके पीछे और लोग थे, उसे छोड़ दिया जाए। ये वो लम्हा था जहां मैदान में खामोशी सबसे ज़्यादा भारी हो जाती है। नौमान ने उसकी बातों का जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ एक लम्हे के लिए अपने जहन में वो सब चेहरे देखे जो उस कहानी में शामिल थे। वो बच्चे जो बम धमाकों में मारे गए, वो पुलिस एहलकार जो नाके पर खड़े थे, वो फौजी जो गश्त पर थे, और वो ख़ानदान जो आज भी अपने प्यारों का इंतज़ार करते हैं। नौमान ने आखिरी बार निशाना लिया। कोई ड्रामा नहीं, कोई जल्दी नहीं। निशाना सीधा माथे पर, एक फायर, और वाहिद वली ज़मीन पर ऐसे गिरा जैसे कटा हुआ दरख्त गिरता है। कुछ लम्हों तक कोई नहीं बोला। फिर वकार आगे बढ़ा। उसने नौमान की तरफ देखा और नौमान ने सर हिला दिया। यही इशारा काफ़ी था। मिशन मुकम्मल हो चुका था। ना कोई जश्न, ना कोई नारा, सिर्फ खामोशी और वो सुकून जो सिर्फ तब आता है जब एक खतरा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। वाहिद वली ज़मीन पर गिरा हुआ था। उसके जिस्म में कोई हरकत बाकी नहीं रही थी,
मगर फ़ज़ा में अभी तक वो तनाव मौजूद था जो किसी भी लम्हे दोबारा शक्ल इख्तियार कर सकता था। नौमान ने हथियार नीचे नहीं रखा। उसने चंद कदम पीछे हटकर गिरदोनवा को दोबारा देखा, जैसे ये यकीन करना चाहता हो कि ये वाकई इख्तिताम है, कोई और धोखा नहीं, कोई आखिरी वार नहीं। वक़ार और बाकी साथी भी अपनी अपनी जगह मौजूद रहे, इस अंदाज में कि अगर हालात बदलें तो रद्द-ए-अमल में एक लम्हा भी ज़ाया ना हो। ये वो लम्हा होता है जिसे ऑपरेशन की ज़बान में पोस्ट कॉन्टैक्ट डिसिप्लिन कहा जाता है। यहाँ जज्बात की कोई गुंजाइश नहीं होती। यहाँ हर शख्स जानता है कि जंग ख़त्म होने के बाद भी ख़तरा बाकी रहता है। इसीलिए चंद मिनट तक किसी ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ हाथों के इशारे, सिर्फ निगाहों का तबादला और वो खामोश यकीन कि सब कुछ कंट्रोल में है। जब ये वाज़े हो गया कि बॉर्डर के उस पार से कोई मज़ीद हरकत नहीं हो रही और वाहिद वली के नेटवर्क का आखिरी धागा भी टूट चुका है, तब नोमान ने वापसी का इशारा दिया। कोई नारा नहीं, कोई फतह का ऐलान नहीं, बस वही तरतीब जिसमें आए थे उसी ज़ब्त के साथ वापस जाना। यही असल फ़र्क होता है एक तरबियत याफ्ता फ़ोर्स और एक हुजूम में। वापसी का रास्ता खामोश था, मगर जहन शोर से भरे हुए थे। हर जवान अपने अपने अंदाज में इस लम्हे को समझने की कोशिश कर रहा था जो चंद मिनट पहले पेश आया था। किसी के जहन में वो ट्रैप था जिससे वो बाल बाल बचे थे। किसी के जहन में नोमान का वो फैसला था जो शायद उन सब की ज़िंदगी बचा गया, और किसी के जहन में वो हकीकत कि आज एक ऐसा नाम मिटा दिया गया है जिसकी वजह से कितने ही घर उजड़े थे। उन नौजवानों के लिए जो इस मिशन का हिस्सा थे, अगला दिन भी एक आम दिन की तरह शुरू होना था। कोई खुसूसी छुट्टी नहीं, कोई तमगा फ़ौरन नहीं, कोई कहानी सुनाने का मौका नहीं, बस दोबारा वही मामूल, वही तरबियत, वही इंतज़ार कि कब अगला हुक्म आएगा। यही वो कुर्बानी है जो नज़र नहीं आती, क्योंकि ये कुर्बानी शोर नहीं करती, और कहीं ना कहीं उन तमाम कार्रवाइयों के पीछे वो चेहरे भी होते हैं जो स्क्रीन पर नज़र नहीं आते। वो लोग जो मालूमात इकट्ठी करते हैं, जो पैटर्न्स जोड़ते हैं, जो फाइलों में छुपी सच्चाइयाँ सामने लाते हैं। मैदान में बंदूक चलाने वाला और कमरे में बैठकर तज्जिया करने वाला, दोनों एक ही जंजीर के हिस्से होते हैं। अगर एक कड़ी कमज़ोर हो जाए तो पूरी जंजीर टूट सकती है। यही वजह है कि ऐसे मिशंस के इख्तिताम पर कोई जश्न नहीं होता, सिर्फ एक खामोश इत्मीनान होता है कि आज का दिन रियासत के हक़ में रहा। कल क्या होगा ये किसी को मालूम नहीं, मगर आज का हिसाब साफ है, यही काफ़ी होता है। यही था बाजौर शैडो किल चेन का इख्तिताम। एक ऐसा ऑपरेशन जिसके बारे में शायद कभी मुकम्मल तफसील आवाम के सामने ना आए, मगर जिसके असरात उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में महसूस होते रहेंगे, बग़ैर उसके कि वो जान सकें कि उन्हें महफूज रखने के लिए किसने क्या कीमत अदा की। और यही वो मकाम है जहाँ ये कहानी रुकती है, ख़त्म नहीं होती, क्योंकि मिशंस ख़त्म हो सकते हैं मगर ज़िम्मेदारी ख़त्म नहीं होती। कहीं ना कहीं किसी और जगह कोई और नाम, कोई और ख़तरा दोबारा सर उठा रहा होगा। अगले मिशन में फिर मिलेंगे। अल्लाहु अकबर। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मिस्क ओरिजिनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करे तो उसे लाइक करें और अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। अगर आप अपनी आरा, तजावीज़ या इस मौजू पर फ़िक्री फ़ीडबैक देना चाहें तो चैनल के अबाउट सेक्शन में मौजूद ईमेल के ज़रिए अपना नुक्ताए नज़र बयान कर सकते हैं। और एक बात जो मैं वाज़ेह करना चाहती हूँ, पिछली वीडियो में मैंने आप सब से एक सवाल किया था कि क्या मुझे नुआ से दोबारा मिलना चाहिए या नहीं। मैंने आपके सारे कमेंट्स पढ़े, एक एक राय, एक एक जुमला। अक्सरियत की राय बिल्कुल वाज़ेह थी कि मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए। मैं आप सब की राय का एहतराम करती हूँ, इसीलिए नुआ अब इस कहानी का हिस्सा नहीं, न दिल में, न दिमाग में, और ना ही मिशन में।